हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को देखा था। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास कैसे डिराइव किया जाता है और फर्स्ट टाइम एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया गया, आखिर किस सोर्स से हम लोग एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये भी बात किया था कि जो एटम का मास है वो कार्बन के 1/12 पार्ट के कंपेरिजन में कितना हैवी होता है, ये कंपेयर किया जाता है, तब डिसाइड किया जाता है कि उस एटम का कितना मास होगा। और ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लियर है ना? तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एक्चुअली 1 मोल का मास होता है इन टर्म ऑफ ग्राम। लास्ट में जाते जाते हम आपको बताए थे कि हम लोग जो मास कैलकुलेट करते हैं एटम का, वो एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास होता है। वास्तव में वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। और एवरेज एटॉमिक मास जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आखिर सर एवरेज क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो दैट एवरेज इज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स। क्लियर है ना? और लास्ट में हमने आपको बताया था कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में आइसोटॉप्स का कंसेप्ट देंगे और आइसोटॉप के रिस्पेक्ट में एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम लोग वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर आगे के लेक्चर्स में बढ़ेंगे। क्लियर है? तो बच्चों एक बात ध्यान में रखना कि एवरेज एटॉमिक मास को अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज एटॉमिक मास को अच्छे से सीखने के लिए आपको आइसोटॉप्स का जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज अपना स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ आइसोटॉप्स एंड एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है ना? तो आज का हमारा टॉपिक होगा आइसोटॉप्स। और इस आइसोटॉप्स में हम लोग क्या सीखेंगे? तो इस आइसोटॉप्स में हम लोग सीखेंगे एवरेज एटॉमिक मास, और कॉमनली वी आल्सो कॉल्ड एवरेज आइसोटॉपिक मास। आज हम लोग एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज आइसोटॉपिक मास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? लेकिन एवरेज आइसोटॉपिक मास डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप ये सीख लें कि सर व्हाट इज आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। देखो आइसोटॉप होता क्या है, आप ये जो टर्म देख रहे हैं ना आइसोटॉप्स, ये 2 टर्म से मिलाकर बना है, आइसो प्लस टॉप। ये एक ग्रीक वर्ड है। सबसे पहली बात, ये ग्रीक वर्ड है। साइंस में जो मैक्सिमम वर्ड आता है वो या तो ग्रीक से आता है या फिर वो लैटिन से आता है या ऑस्ट्रिया से आता है, ऐसे ही आता है। इंडियन वर्ड आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। इन फ्यूचर आप लोग इंडियन वर्ड लाएंगे जब आप लोग साइंटिस्ट बनेंगे। तो आइसोटॉप्स में ये आइसोटॉप एक ग्रीक वर्ड है और ये 2 वर्ड से मिलकर बना है आइसो प्लस टॉप। देखो बच्चों, आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप का मतलब होता है पोजीशन, सेम पोजीशन। मतलब सर किसका सेम पोजीशन? जब बहुत सारे एटम का डिस्कवरी होने लगा तो उन सारे एटम्स के डिस्कवरी के बाद, मतलब बहुत सारे एटम्स के डिस्कवरी के बाद, जब एटम को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके और एक टेबल बनाया गया, जिस टेबल को कहा गया पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके सारे एलिमेंट को आपको बिल्कुल वो याद हो जाएगा, सारा एलिमेंट हम आपको ट्रिक बताकर याद करवा देंगे, वो टेंशन आपको नहीं लेना है। तो सारे एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक टेबल बनाया गया, जिस टेबल को कहा गया पीरियोडिक टेबल। और वो जो पीरियोडिक टेबल था जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया गया था, दैट पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज बाय मोसले, हेनरी मोसले। और हेनरी मोसले के पहले भी बहुत लोग अपना पीरियोडिक टेबल दिए थे। जैसे आपने मेंडलीफ का नाम सुना होगा, मेंडलीफ ने भी अपना टेबल दिया था, वो एटॉमिक मास के बेसिस पर था। तो हुआ क्या कि जब बहुत सारे एटम का डिस्कवरी हो गया जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट था, तो कुछ वैसे एलिमेंट्स मिलने शुरू हो गए जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम था
लेकिन मास नंबर डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे सपोज डैट कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आपको बहुत बेटर पता है कि ऑक्सीजन का सर जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसका एटॉमिक मास 16 होता है। तो सबने उसे 8th पोजीशन पर रख दिया, मोस्ले ने उसे 8वें पोजीशन पर रख दिया पीरियोडिक टेबल में। जो मेंडलीव था वो उस पोजीशन पे रखा जहां उसको 16 मास नंबर के अकॉर्डिंग रखना चाहिए था। बट बाद में क्या हुआ कि एक और ऑक्सीजन मिला जिसका एटॉमिक मास 18 था, उसका एटॉमिक नंबर जो था वो 8 ही था, लेकिन एटॉमिक मास कितना था? 18 था। एटॉमिक मास 15 था। मतलब क्या? तो कहने का ये मतलब है कि वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब सर एक बार अच्छे से समझाइए, आपने पीरियोडिक टेबल में कितने ऑक्सीजन्स देखे हैं? आपके पास बुक होगा, उसमें पीरियोडिक टेबल होगा, आप देखना, आप बताना मुझे कि आपने पीरियोडिक टेबल में कितने ऑक्सीजन्स देखे हैं। तो आप बोलेंगे कि सर पीरियोडिक टेबल में तो मैंने एक ऑक्सीजन देखा। कहाँ पर? तो सर एटॉमिक नंबर 8 वाले जगह पर। लेकिन आइसोटॉप्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के तो 3 आइसोटॉप्स अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन 3 फॉर्म में मिलता है, एक का एटॉमिक मास 15 है, एक का 16 है, एक का 18 भी है, रिसेंटली मिला है। क्लियर है ना? कार्बन ढूंढने जाएंगे तो सर कार्बन का भी एक से ज़्यादा आइसोटोप मिल जाता है, 12, 13 और 14 मिल जाता है। नाइट्रोजन ढूंढने गए, पता चला नाइट्रोजन का भी 14 और 15 दोनों मिल गया। मतलब एक नाइट्रोजन ऐसा मिला जिसका एटॉमिक मास 14 था, एक नाइट्रोजन ऐसा मिला जिसका एटॉमिक मास 15 था। तो क्या नाइट्रोजन के 14 और 15 अलग अलग एटॉमिक मासेस वाले नाइट्रोजन्स को पीरियोडिक टेबल में 2 बॉक्स दिया गया है? नहीं दिया गया है। पीरियोडिक टेबल में उनको एक ही बॉक्स दिया गया है। अगर नाइट्रोजन 7th पोजीशन पर है तो वो 7th पोजीशन पर ही है। ऐसा नहीं है कि एक नाइट्रोजन यहाँ है और फिर एक नाइट्रोजन ऐसे सर बगल में दे दिया गया है ऐसे। फिर सर एक ऑक्सीजन दिया गया जिसका 16 था, फिर सर एक ऑक्सीजन दिया गया जिसका 15, 16 था, एक ऑक्सीजन दिया गया सर जिसका 18 था। सर इस तरह से 3 ऑक्सीजन दे दिया गया। क्या पीरियोडिक टेबल में आपको एक एक एलिमेंट एक से ज़्यादा कभी मिलता है? नहीं मिलता है। डैट मीन्स क्या? डैट मीन्स ये कि ये वैसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है और ये पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब इन दोनों का एवरेज निकालकर पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन को एक पोजीशन दिया गया, इन तीनों का एवरेज निकालकर पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन को एक ही पोजीशन दिया गया। इसीलिए इनको कहा जाता है आइसोटॉप, मतलब सेम पोजीशन। क्लियर है ना? आपने जो 8-9 क्लास में आइसोटॉप का कंसेप्ट पढ़ा ना, वो बच्चा वाला कंसेप्ट था। बस उसके अकॉर्डिंग आप इतना ही जानते थे कि वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ऐसा बात नहीं है। आइसोटॉप्स का कंसेप्ट बहुत डीप है। तो हम वैसे एलिमेंट को आइसोटॉप बोलते हैं जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है और वो पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर हुआ? चलो इसका डेफिनेशन लिखे एक शॉर्ट में। हम बोलेंगे सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स which have same atomic number but different mass number are called isotopes of each other. Isotopes occupy same position in periodic table। जो आइसोटॉप्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं।
आपके माइंड में एक क्वेश्चन और ज़रूर चल रहा होगा कि सर आइसोटॉप्स का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम कब बताया गया था, आइसोटॉप्स का डिस्कवरी कब हुआ था। तो एक पॉइंट आप इसमें लिख लेना, हो सके तो इस पॉइंट के पहले आप उसको लिख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम किसी टॉपिक के साथ में आना चाहिए। इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय सॉडी इन 1919 फर्स्ट टाइम 1919 में एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था सॉडी, और वो सॉडी ने फर्स्ट टाइम आइसोटॉप्स का कंसेप्ट दिया था। सॉडी ने ही एवरेज आइसोटॉपिक मास, दैट मीन्स कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के बारे में फर्स्ट टाइम बताया था। क्लियर है ना। तो इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय सॉडी। बोलो सर क्या सॉडी सरदार था क्या? सॉडी तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला सॉडी नहीं, ये रोशन सिंह सॉडी नहीं था, ये जर्मन साइंटिस्ट था सॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम सॉडी ने आइसोटॉप्स के बारे में बताया था। आपको एक बात हम और बताते चलें, आइसोटॉप्स हम एक बार फिर से लेकर आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में। जब हम एटमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो एटमिक स्ट्रक्चर में एक बार फिर से हम आपको आइसोटॉप्स के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। क्लियर है। इसलिए वैसे सारा डिटेल तो हम यहाँ बता ही दे रहे हैं, बट फिर भी एक बार हम फिर से वहाँ कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, क्योंकि अभी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े नहीं हैं, तो जब तक आप उसको नहीं पढ़ लेते हैं तब तक वो पॉइंट समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ा लेंगे तब देंगे। क्लियर है, ध्यान रखना। तो इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय सॉडी इन 1919। अगर कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देते सर। जी बिल्कुल लिखवा देते हैं। हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है, 1H1, 1H2 एंड 1H3। ये नीचे में एटॉमिक नंबर लिखते हैं बाबू, ऊपर में मास नंबर लिखते हैं। ठीक है, देखो नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला डिफरेंट है। हाइड्रोजन का जो 3 आपके पास आइसोटॉप है, हाइड्रोजन इकलौता वैसा एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप्स को अलग अलग नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया है सर? कि जो 1H1 है ना, इस 1H1 को बोला जाता है प्रोटियम। क्या बोला जाता है? प्रोटियम। ये जो 1H2 है ना, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। और ये जो 1H3 है, दिस इज कॉल्ड ट्रीटियम। और ट्रीटियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ये रेडियो एक्टिव होता है। अब बोलो सर रेडियो एक्टिव क्या होता है? बताएंगे, समय आने तो सब बताएंगे। रेडियो एक्टिव का डिस्कवरी से लेकर और इसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब डिस्कस करना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है। इसी तरह से हम हाइड्रोजन के बाद अगर आगे बढ़ जाएं, कार्बन ले लें, तो कार्बन का एक 12 होता है, एक 13 होता है, एक 14 होता है। आपको एक बात बताते चलें कि कार्बन वाले केस में बहुत सारे लोग इस 13 वाले पर क्लेम कर सकते हैं, बोलेंगे सर कार्बन का 13 आइसोटॉप कब डिस्कवर हो गया? तो कार्बन का 13 मास वाला आइसोटॉप अवेलेबल है, जिसका क्वांटिटी बहुत ही कम है, ये नेचर में बहुत कम क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है, बट ये अवेलेबल है। इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। वो कौन सा क्वेश्चन आया हम आपको अभी तुरंत करवाएंगे इसके बाद, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसलिए ये अवेलेबल है। नाइट्रोजन का अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का हमारे पास होता है नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 715, 2 आइसोटोप हो गया। अगर हम ऑक्सीजन का बात करें, ऑक्सीजन 815, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 818, 3 आइसोटोप ऑक्सीजन का होता है। क्लियर है ना। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737, जबकि क्लोरीन का मास आप 35.5 लेते हैं, तो एवरेज लेते हैं। ठीक है, अगर आप और भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, आप आर्गन की बात करें तो आर्गन का 1838 होता है और साथ में आर्गन का 1840 होता है। क्लियर है ना। अगर आप कैल्शियम की बात करें तो 1939 होता है और 1940 होता है।
प्रेजेंटली अगर बात किया जाए ना कि सर कितने आइसोटॉप्स वैसे अवेलेबल हैं, क्या सर सबको लिखवा दीजिएगा? कभी नहीं, सबको हम क्यों लिखवाएंगे? 352 आइसोटॉप तो नेचुरली मिलता है, ठीक है, और 1200 से ज़्यादा आर्टिफिशियल आइसोटॉप अवेलेबल है। तो कितना आइसोटॉप को हम लिखवाएंगे और कितना को आप याद कीजिएगा? तो ये सब कंसेप्ट को दिमाग में लेके चलना, क्योंकि कहीं भी मिले तो आप कंपेयर कर ले कि वो आइसोटॉप है, आइसोबार है या क्या है। आइसोबार क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आइसोटॉप्स होता है। आपको हम आइसोटॉप्स का कुछ एग्जाम्पल लिखवा दिए यहाँ पर, आप आइसोटॉप्स के इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। और अब आपके माइंड में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है कि सर एवरेज आइसोटॉपिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलो, नोट कर लिया आपने। एवरेज आइसोटॉपिक मास को कैलकुलेट करने के लिए सोडी 2 फार्मूला दिया। टू कैलकुलेट एवरेज आइसोटॉपिक मास, सोडी इंट्रोड्यूस्ड 2 फार्मूलास। ये 2 फार्मूला दिया। कौन कौन सा फार्मूला दिया सर? तो सोडी बोला कि आपको एटम का एवरेज आइसोटॉपिक मास कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ डेटा ऑलरेडी होना चाहिए। कुछ डेटा मतलब सर कैसा डेटा? तो जो डेटा आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए उसमें या तो आपके पास उन एटम्स का परसेंटेज एबंडेंस होना चाहिए कि आप जिसका एवरेज आइसोटॉपिक मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो कितना परसेंट नेचर में मिलता है, कौन सा आइसोटॉप का परसेंटेज कितना है, या फिर आपको उसका रेशियो पता होना चाहिए। ओवरऑल दोनों एक ही बात है, बट या तो परसेंटेज या आपको रेशियो पता होना चाहिए कि उसका रेशियो के अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंस कितना है। मतलब सर, मतलब आप देखते चलिए। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने क्लोरीन के बारे में सुना है कि क्लोरीन का मास होता है 35 और क्लोरीन के दूसरे आइसोटॉप का मास होता है 37। क्लियर है? क्लोरीन के एक आइसोटॉप का मास 35 होता है और क्लोरीन के दूसरे आइसोटॉप का मास कितना होता है? 37 होता है। ये जो आपके पास क्लोरीन 35 है, ये 75% मिलता है, और ये जो आपके पास क्लोरीन 37 है, ये नेचर में 25% मिलता है। जो क्लोरीन 35 है, नेचर में इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है? 75%। और जो क्लोरीन 37 है, इसका नेचर में परसेंटेज एबंडेंस कितना है? 25%। अब बोलो सर आपको कैसे पता चला? आपको याद है? जी बिल्कुल, हमको याद है। और आपको क्या सर हमको भी याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको एवरेज आइसोटॉपिक मास कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ तो डेटा दिया रहेगा ना, उसी डेटा से रिलेटेड आपको कैलकुलेट करना है। तो या तो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया रहेगा या फिर क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया रहेगा। क्लियर है? तो ये परसेंटेज आपको गिवन रहेगा, आपको टेंशन इसका नहीं लेना है, ठीक है। अगर हम इनके रेशियोज की बात करें तो आपको इनका रेशियो क्लियर दिख रहा है। कितना रेशियो है सर? तो सर इसका जो रेशियो है वो 3:1 है। देखो 75% और 25% का रेशियो क्या होगा? 3:1 होगा। वैसे यहाँ तो आप सिंपली कैलकुलेट कर लिए कि 3:1 है, बट बहुत सारे केसेस वैसे आपको मिलेंगे
आपको बहुत सारा वैसा केस मिलेगा जहाँ पर परसेंटेज जो है वो इतना उल्टा पुल्टा परसेंटेज है कि उसका रेशियो कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। कोई 17.98% है, कोई 18.226% है, तो उसका आपको रेशियो कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। इसीलिए फार्मूला हम आपको दोनों बताएंगे कि अगर परसेंटेज पता रहे तो क्या करना है, रेशियो पता रहे तो क्या करना है, और दोनों केसेस से आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो बस कंसंट्रेट होके आप देखेंगे, आप अभी नोट नहीं करेंगे कॉपी में, आप कुछ देर के लिए कंसंट्रेट होके देखना स्टार्ट करेंगे। चलेगा? देखो, सबसे पहला फॉर्मूला सोडी दिया, इफ परसेंटेज इज नॉन। अगर परसेंटेज पता हो तो क्या करना है? अगर परसेंटेज पता है तो एवरेज आइसोटॉपिक मास या फिर हम बोलें एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ, एक काम करते हैं बाबू, हम लोग इनमें से किसी को ए और बी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? या फिर बेटर रहेगा ए और बी से भी ज़्यादा बेटर रहेगा हम इसको एक्स और इसको वाई कंसीडर कर लें। क्लोरीन 35 को एक्स और 37 वाले को वाई कंसीडर कर ले। चलो, परसेंटेज ऑफ एक्स बाई 100 इंटू मास ऑफ एक्स प्लस परसेंटेज ऑफ वाई बाई 100 इंटू मास ऑफ वाई। आप x1 x2 भी ले सकते थे, आप a b भी ले सकते थे, a1 a2 भी ले सकते थे, उससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला पर ध्यान देना, ठीक है? तो परसेंटेज ऑफ x बाई 100 इंटू मास ऑफ x प्लस परसेंटेज ऑफ y बाई 100 इंटू मास ऑफ y। दिस फॉर्मूला वॉज गिवन बाय सोडी इफ परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स आर नॉन। तो आपके पास आइसोटॉप का परसेंटेज नॉन है, क्लोरीन 35 का 75% है और क्लोरीन 37 का 25%। चलो सर, इस परसेंटेज के वैल्यू को यहाँ रख दें। मास दोनों का पता है सर, एक का 35 है और एक का 37 है, और सर कैलकुलेट करें। चलो करते हैं। परसेंटेज ऑफ एक्स, इसको हमने एक्स कंसीडर किया, इसको हमने वाई कंसीडर किया। एक्स का परसेंटेज कितना है? 75। 75 बाई 100 इंटू मास ऑफ एक्स इज 35 प्लस परसेंटेज ऑफ वाई 25 बाई 100 इंटू मास ऑफ वाई इज 37। देख लो, परसेंटेज बाई 100 इंटू मास, परसेंटेज बाई 100 इंटू मास। चलेगा? कैलकुलेट करो इसको। किससे कर दो? इसको डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं ना हम लोग। क्या 75 बाई 100 है हमारे पास, 25 से 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स। क्लियर? क्या मिल गया हमको? तो सर हमको मिल गया 3 बाई 4 इंटू 35 प्लस 1 बाई 4 इंटू 37। ठीक है, 4 और 4 में से हमारे पास एलसीएम आ गया 4। 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37। चलेगा? सिंपली सर 3 इंटू 35 कितना हो गया? तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 एंड 1 10, 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 4। चलेगा? डिवाइड करो, पहले प्लस कर लो। 37 एंड 5 42, तो 142 बाई 4। क्लियर है? ये किसके इक्वल आ गया? तो सर 4 3 जा 12, 3 टाइम्स में 12 आपका कैंसिल होगा, 2/2 आएगा, 4 5 जा 20, 2 बचेगा, पॉइंट देकर 0 देंगे, 20 होगा, 4 5 जा 20, 35.5। और आपको ये पता है कि क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। आप पीरियोडिक टेबल पलट कर देख लेना, आपको मिल जाएगा। चलेगा? तो ये फॉर्मूला था आपके पास कि अगर परसेंटेज नोन हो तो आपको एवरेज आइसोटॉपिक मास या एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर हुआ? सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर आपको रेशियो पता है, ध्यान से देखना, अभी लिखने के चक्कर में मत पड़ना।
कुछ भी समझो तो पहले पूरा समझ लिया करो, उसके बाद लिखा करो। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, अरे हम आपके हाथ में है भाई, आप हमको हैंडल कर सकते हैं, आप हमको रोक के लिख सकते हैं, तो फिर टेंशन क्या लेना। देखो सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास होगा, इफ रेशियो इज नॉन। अगर रेशियो पता रहे तो फॉर्मूला क्या लगाना है, रेशियो पता रहे तो एवरेज आइसोटॉपिक मास इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा रेशियो ऑफ एक्स इंटू मास ऑफ एक्स प्लस रेशियो ऑफ y इंटू मास ऑफ y डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। ध्यान से देखना, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए फॉर्मूला को यहाँ एडजस्ट कर दिया हम। रेशियो ऑफ x इंटू मास ऑफ x प्लस रेशियो ऑफ y इंटू मास ऑफ y बाई सम ऑफ रेशियोज। चलेगा? देखो कैसे कैलकुलेट करना। रेशियो ऑफ x का रेशियो कितना है 3 इंटू मास ऑफ x का मास कितना है 35 प्लस रेशियो ऑफ y का रेशियो कितना है 1 इंटू मास ऑफ y का मास कितना है 37 बाई सम ऑफ रेशियोज 3 + 1। देख लो, दिखा? ये और ये देख लो, और सेम आ गया। 35 इंटू 3 इज 105 प्लस 37/4, दैट मीन्स 142/4 इज इक्वल टू 35.5। चलेगा? क्लियर हुआ? थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, दिख रहा? हाँ दिख रहा। तो ये हमारे पास केस है। इस तरह से हम लोग एवरेज आइसोटॉपिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आइदर आप परसेंटेज के फार्मूला से कैलकुलेट करें या फिर आप रेशियो के फार्मूला से कैलकुलेट करें। आप किसी भी फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो एवरेज आइसोटॉपिक मास है वो क्या आएगा सर, सेम आएगा। चलेगा? तो अब आप वीडियो को पॉज करना और पॉज करके नोट कर लेना। आपके सामने एक क्वेश्चन है, जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा उस फॉर्मूला से रिलेटेड आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और क्वेश्चन को नोट करके वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे। पहले आप खुद से बनाएंगे, ये श्योर दिमाग में रखना, ठीक है? ऐसा नहीं कि वेट करने लगना सर तो बनाएंगे ही, ऐसा नहीं करना है, पहले खुद से बनाना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा तो लिख लीजिए, नहीं तो एक बार हम बोल भी देते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि बोरोन हैज 2 आइसोटॉप्स B10 एंड B11 whose percentage abundances are 19.6% and 80.4% respectively. What is the average atomic mass of boron? बोरोन का 2 आइसोटोप है हमारे पास, B10 और B11। B10 का परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ 19.6%, B11 का परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ 80.4%, एंड यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज आइसोटॉपिक मास और एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। चलो लग जाओ, वेट करते हैं हम, बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाइए। चलिए, तो अब तक आप बना लिए होंगे, देखा जाए। सर हमारे पास जो गिवन है उसमें B10 का परसेंटेज अबंडेंस है 19.6% और सर B11 का परसेंटेज अबंडेंस है 80.4%। सर हमको एवरेज आइसोटॉपिक मास कैलकुलेट करना है। सर एवरेज आइसोटॉपिक मास और एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास है, परसेंटेज ऑफ x/100 इंटू मास ऑफ x प्लस
परसेंटेज ऑफ y बाई 100 इंटू मास ऑफ y। आपके माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आया, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर x y और सर तीन आइसोटोप रहा तो क्या करेंगे। तो भाई फॉर्मूला को आगे बढ़ा देंगे, प्लस परसेंटेज ऑफ z बाई मास बाई 100 इंटू मास ऑफ z। 4 आइसोटोप आ गया तो उसको भी आगे बढ़ा देंगे, वैसे 4 से ज़्यादा आइसोटोप नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास केस है। चलो परसेंटेज ऑफ x, आप इसको x ले लो, आप इसको y ले लो, तो 19.6 बाई 100 इंटू 10, क्योंकि मास 10 है, प्लस परसेंटेज ऑफ y 80.4, 80.4 बाई 100 इंटू मास इज 11। ये केस है आपके पास। क्या करें सर? अरे सर करना क्या है, कैलकुलेट करें सर। इस पॉइंट को हटा के और सर 1 0 नीचे ला के इसको सर कर दे कैंसिल। सर इस पॉइंट को हटाकर 1 0 नीचे ला दें और अब सर इसको कर दें मल्टीप्लाई। तो 196 बाई 100 मतलब 2 0 आपके पास है, तो यहाँ जाएगा, ये बच गया 1.96, प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से कर देना डिवाइड, तो 3 0 घसक जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 11 4 जा 44, फिर 11 को 0 से किए 0 तो बचा हमारे पास 4, 11 8 जा 88 बाई 1000 मतलब 1 2 3 8.844 चलेगा। इसको सम कर दो, कर दीजिए सर। 4 6 और 4 10 का 0, 9 और 8 17 और 1 हमारे पास बचा हुआ है, 18 का 8, 8 एंड 1 9 और 1 हमारे पास बचा हुआ है 10, 1 2 3 4 5 1 2 3 चलेगा। यहाँ आ गया पॉइंट हमारे पास 10.804। दिस इज एवरेज आइसोटॉपिक मास ऑफ बोरोन। आप बोलेंगे कि सर एवरेज आइसोटॉपिक मास जो हमारे पास बोरोन का है, तो सर एवरेज आइसोटॉपिक मास को हम क्या लिखें सर, यूनिफाइड मास लिखें या ग्राम एटॉमिक मास लिखें? तो आप फिलहाल यूनिफाइड लिखिए, यू या एमयू लिखिए। अगर ग्राम के टर्म में होगा तो सेम हो जाएगा ना, क्योंकि ग्राम के टर्म में आप इसी का 1 मोल का कैलकुलेट करेंगे, जो बात हम लोग लास्ट क्लास कर चुके थे। चलेगा, तो आप इसको नोट करें। उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे, ये क्लियर है ना, आप इसको नोट करें। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, कार्बन अकर्स इन नेचर इन एज अ मिक्सचर ऑफ C12 एंड C13। द एवरेज आइसोटॉपिक मास, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन is 12.011। What is the percentage abundance of C12 in nature? आपसे बोला जा रहा कि कार्बन का 2 आइसोटॉप नेचर में एग्जिस्ट करता है, C12 और C13। What the average atomic mass of carbon is 12.011। बाय द वे अब तो कार्बन का 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करता है, बट जब का भी ये क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन है, बट बहुत ही बेटर क्वेश्चन है। तो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.011। कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास 12.011 है, तो आपको C12 का परसेंटेज एबंडेंस बताना है कि नेचर में C12 कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। या तो आप C12 का बताएं या C13 का, दोनों में से किसी का भी, किसी एक का कैलकुलेट करेंगे तो दूसरा का भी कैलकुलेट हो जाएगा क्या। तो आपको C12 का परसेंटेज एबंडेंस बताना है। आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट दिमाग लगाइए, श्योर है बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। चलो दिमाग लगाओ, लगा लिए, बन गया। चलो अब हम बनाते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एवरेज आइसोटॉपिक मास ऑफ कार्बन इज 12.01 है ना। उसके बाद आपको 2 कार्बन गिवन है C12 एंड C13, एक का मास 12 है, एक का मास 13 है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एबंडेंस ऑफ क्या, बोलो, C12। C12 का परसेंटेज एबंडेंस आपको कैलकुलेट करना है। देखिए
कैसे कैलकुलेट होगा C12 का परसेंटेज अबंडेंस? सर सबसे पहले किसी एक का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बहुत बेटर रहता कि दूसरा का परसेंटेज पता होता तो उसको 100 से माइनस कर देते। ऐसा तो है नहीं। चलो कंसीडर कर लें। लेट अस कंसीडर परसेंटेज abundance of C12 इज इक्वल टू X%। C12 का परसेंटेज abundance जो है वो X% है। तो अगर C12 का परसेंटेज abundance X% होगा एंड हेंस परसेंटेज abundance ऑफ C13 कितना हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बनाते समय सबसे बड़ा मिस्टेक यहीं पर करते हैं। कुछ बच्चे C12 के परसेंटेज अबंडेंस को X% और C13 के परसेंटेज अबंडेंस को Y% कंसीडर कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा उनका मिस्टेक हो जाता है। आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर कोई दो आइसोटोप में एक X% है तो दूसरा कितना होगा? तो सर दूसरा 100 - X% होगा कि नहीं? क्योंकि ओवरऑल तो परसेंटेज 100 का ही होता है। तो अगर एक X% है तो दूसरा 100 - X% है। अब आपका काम हो गया आसान। अब आप फॉर्मूला लगा दें। एवरेज आइसोटॉपिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ C12/100 इंटू मास ऑफ C12 प्लस परसेंटेज ऑफ C13/100 इंटू मास ऑफ C13 चलेगा। एवरेज आइसोटॉपिक मास आपको पता है 12.011। 12.011 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ C12 आपको पता है? नहीं पता है? हाँ पता है ना, X%। X/100 इंटू 12 प्लस 100 माइनस X/100 इंटू 13। दिख रहा ना वहाँ पर? ध्यान देना। 12.011 इज इक्वल टू X/100 इंटू 12 प्लस 100 माइनस X/100 इंटू 13। क्योंकि 12 का परसेंटेज अबंडेंस X है और 13 का परसेंटेज अबंडेंस 100 माइनस X है। चलेगा? देखो 12.011 इज इक्वल टू X इंटू 12, 12X। 100 और 100 में से हम 100 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 12X प्लस 13 इंटू 100 हो गया 1300 माइनस X इंटू 13 इज 13X। चलेगा? अब आपका काम हो गया आसान। कैसे सर? बिल्कुल आसान हो गया ना। 12.011 इज इक्वल टू माइनस 13X प्लस 12X इज X। ओवरऑल 1300 माइनस यहाँ बच गया क्या? X/100। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए सर, हो गया 1201.1 इज इक्वल टू 1300 माइनस X। सर X इज इक्वल टू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिए सर, 1300 माइनस 1201.1। क्लियर है ना? डेट मीन्स सर ये कितना हो गया? तो आप इसको इजी वे में माइनस कर सकते हैं। ये आपका हो गया ऑलमोस्ट 98.9%। तो X इज इक्वल टू आपने कैलकुलेट कर लिया 98.9% और आपको एवरेज आइसोटॉपिक मास 12.011 दिया हुआ था। डेट मीन्स कि जो C12 का परसेंटेज अबंडेंस है, क्योंकि C12 को ही आपने X कंसीडर किया था, तो C12 का जो परसेंटेज अबंडेंस है वो C12 का परसेंटेज अबंडेंस कितना हो गया? 98.9%। तो C13 कितना हो गया? तो सर ठीक C13 हो गया 1.1%। चलेगा? तो ये केस था आपके पास एवरेज आइसोटॉपिक मास का। आप इसको नोट कीजिए।
तो ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लें और दोनों क्वेश्चन को नोट करके आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट करें। आप इसके आंसर को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। आप इसके आंसर को ऐप के चैट बॉक्स में, जो आपका बैच का चैट बॉक्स बना हुआ है ऐप का, उस चैट ग्रुप में आप शेयर करें। ठीक है, आप ज़रूर बनाएंगे, इसका आंसर हमको चाहिए। देखो, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। बाय द वे, पता नहीं आपको मेरा राइटिंग या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए पढ़ के सुना देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ Fe54 एंड Fe57, आयरन 54 और आयरन 57 है, आर 90% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट, 1 मिनट, 90% एंड 5% नहीं होगा, ये 95% एंड 5%, 95% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन, आपको आयरन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अकर्स इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स O16, O17 and O18 having percentage abundances are 99.763%, 0.037% and 0.200% respectively. Calculate average atomic mass. तो आपको ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करना है और ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करके और हमको बताना है। आज आइसोटॉप का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है आज हम लोग बहुत अच्छे से डील कर लिए। अब वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम एक और नए टॉपिक के साथ कुछ और भी न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप नोट कीजिए और बनाइए। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।